हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट में बस छोटा सा, ठीक है ना, कहेंगे कि बस कुछ ही मतलब थोड़ा सा एक दो नाम बच गया था जिसका ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन सेतु, फिर हो गया विभव मापी, वोल्ट मीटर, धारा मापी, फिर से आमीटर। तो ये सब जो नाम है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हिट करता है कि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, विभव मापी से किस चीज़ को मापा जाता है, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को एक नंबरिया में पूछता है कि इसका उपयोग किस के लिए होता है, और दो चार गो मतलब इसमें सवाल बनता है। ये सब काफ़ी ज़्यादा पूछता है इस सब में, तो इसीलिए लिख कर लाए हैं। सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु को समझेंगे कि इसका यूज क्या क्या होता है और यह किस किस मतलब की काम में आ सकता है। देखिए, सबसे पहले लिखे हैं व्हीटस्टोन सेतु। देखिए क्या लिखे हैं कि व्हीटस्टोन एक विद्युतीय यंत्र है। विद्युतीय यंत्र कहने का मतलब है ना कि इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। विद्युतीय मतलब क्या, इलेक्ट्रिक आपका क्या है, सिस्टम है। जिस तरह मान लीजिए कि विद्युतीय यंत्र कहने का मतलब है कि आपके घर में टीवी, मोटर, लैपटॉप, मोबाइल ये सब हो गया, तो ये सब क्या है, विद्युतीय यंत्र है। तो वैसे ही आपका व्हीटस्टोन क्या है, वो विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ से बात तो यह क्लियर हो गया कि व्हीटस्टोन सेतु का जो उपयोग होता है यह प्रतिरोध मतलब कि मापने के लिए, ठीक है ना, लाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किसके लिए होता है, प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध का मान निकालने के लिए। उसके बाद क्या है, लेकिन इस यंत्र से हम लोग अति निम्न एवं अति उच्च प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यह जो पॉइंट है ना, आप लोगों को एकदम डायरेक्ट समझिए, क्वेश्चन में एग्जाम में हिट करता है। क्या है, पूछता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है प्रतिरोध ज्ञात करने में, ठीक है ना, उच्च प्रतिरोध ज्ञात करने में, निम्न प्रतिरोध ज्ञात करने में। ऑप्शन डी रहेगा अति निम्न एवं अति उच्च प्रतिरोध ज्ञात करने में। तो आपको डी वाला मारना है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इसका प्रतिरोध ज्ञात करने में तो यूज होकर करता है, अति निम्न में भी होता है, अति उच्च में भी होता है, लेकिन हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन देना है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो उपयोग होता है वह आपका अति निम्न एवं अति उच्च मतलब कि आपका छोटा सा और बड़ा के लिए भी क्या होता है, यह यूज में लाया जाता है। साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप लोग ये वाला पॉइंट को मत भूलिएगा, ये वाला लिख लीजिएगा कि अति निम्न एवं अति उच्च प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए यूज में होता है। ओकर बाद देखिए, व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है बाबू लोग ना, व्हीटस्टोन ब्रिज आपका जो होता है इसमें आपका चार गो होता है, ठीक है ना, चतुर्भुज की भांति होता है। चतुर्भुज की भांति आप लोग देख रहे हैं कि ये गो, दो गो, तीन गो, चार गो भुजा है। तो व्हीटस्टोन सेतु में चार गो भुजा होता है, आप लोग याद रखिएगा। चारों भुजा पे एक गो प्रतिरोध लगल रहता है। यहाँ लिखा हुआ है कि यह सेतु चार प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था होता है जिसका उपयोग एक अज्ञात प्रतिरोध का मान अन्य तीन प्रतिरोधों की मदद से ज्ञात किया जाता है संतुलित हेतु P बटा में Q बराबर R बटा में। ऐसा आपको समझ में नहीं आया होगा, हम समझाते हैं। देखिए, चतुर्भुज की ऐसी व्यवस्था होता है जिसमें चारों भुजाओं पे एक प्रतिरोध रहता है। जैसे देखिए, ई वाला भुजा पे एगो प्रतिरोध है, ई वाला भुजा पे एगो प्रतिरोध है, ई वाला भुजा पे एगो प्रतिरोध है, ई वाला भुजा पे एगो प्रतिरोध है। तो चारों भुजाओं पे क्या है, एक प्रतिरोध है। तो इस व्यवस्था को क्या कर फिर ला के सेल से जोड़ दिए, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिए, यहाँ कुंडी स्विच लगा दिए दोनों जगह। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन जानते हैं क्या है, चार गो भुजा से बनेगा और चारों पे एक गो प्रतिरोध होगा, तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। एकरा में जानते हैं क्या होता है, एकरा में आप लोगों का ये संतुलित रहता है, ठीक है ना, असंतुलित भी रहता है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है संतुलित वाला अभी। देखिए, संतुलित में क्या रहेगा ना कि PQS का मान दिया रहेगा, R का पूछेगा, चाहे आप लोगों से RSP का मान दिया रहेगा, Q का मान पूछेगा। मतलब आपके सामने चार गो प्रतिरोध है ना, PQRS, तो चारों में से तीन गो दिया रहेगा और एक का पूछेगा, तो वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसके मदद से। जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित रहेगा, ठीक है ना, संतुलित रहेगा, तो आपका यहाँ देखिए P बटा में Q बराबर R बटा में S। जब ये संतुलित रहेगा तो कुछ नहीं करना है, P बटा में Q, R बटा में S, मतलब एकरा बटा में E, एकरा बटा में E, बस कर देना है, ठीक है। जैसे देखिए, आप लोग यहाँ क्वेश्चन देते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे हो रहा है, ठीक है,
हो गया। यहाँ मान लीजिए कि 3 ओम दिए हैं, यहाँ दिए हैं 4 ओम, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, यहाँ दिए हैं 6 ओम, ठीक है, यहाँ दे रहे हैं 4 ओम और यहाँ का X है, बताना है क्या होगा। देख रहे हैं ना, यह आपका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका। इसको ला के यहाँ बैटरी से हम जोड़ देते हैं, प्लस माइनस हो गया। देखिए इसका 3 ओम है, इसका 6 ओम है, इसका 4 ओम है, इसका X ओम है। तो इस X का मान बताना है, कैसे बताइएगा, सिंपल सा, देखिए 3/6 करिए, यहाँ 3/6 बराबर 4/X, 4/X, बस 3/6 4/X। देखिए 3 से कटा 2 बार में, हाँ यह इधर X गुना होगा, इधर 2 गुना होगा, तो X बराबर क्या होगा, 8 ओम होगा, क्या होगा, 8 ओम। तो यहाँ 8 ओम होगा। ऐसा भी आप लोग देख लीजिएगा, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, यानी यहाँ क्या होगा, 8 होगा। अनुपात से माना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ रख देते हैं 9 ओम, क्या रख देते हैं, 9 ओम, तो 3 से कई बार में जाएगा, 3 से 9 कितना हो जाएगा, 3 बार में, तो 4 से यहाँ 3 में गुना कर दीजिए, तो चढ़ते यानी 12 ओम, तो यहाँ कौन होगा, 12 ओम होगा। ऐसे ही तो करना है, अनुपात बस देख लेना है कि बराबर होना चाहिए, जिस पर बराबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोगों का क्लियर हो गया। यह 5 नंबरिया में भी आता है, लेकिन यह 5 नंबरिया वाला अभी नहीं है। 5 नंबरिया में आप लोगों को डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो डेरिवेशन वाला अलगे वीडियो आएगा, यह ओनली ऑब्जेक्टिव के लिए है। उसके बाद आते हैं विभव मापी, वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, सबके बारे में देख लेते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों को क्या है, विभव मापी। विभव मापी का आप लोगों से क्या पूछ सकता है, यूज पूछ सकता है कि विभव मापी किसे कहते हैं। इसका 2 उपयोग लिखे, 2 नंबरिया में आ सकता है, लेकिन 1 नंबरिया में आने का ज़्यादा चांस है, ठीक है ना। 2 नंबरिया और 1 नंबरिया में आने का 100% चांस रहता है इस सब क्वेश्चन का। विभव मापी किसे कहते हैं, इसका 2 उपयोग लिखें, जो कि हम 2 को नहीं 3 को लिख दिए हैं। देखिए क्या लिखे हैं, एक विभव मापी वह युक्ति है जिसके द्वारा मुख्यतः किसी दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है तथा सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है। देखिए जनरल जो विभव मापी का यूज होता है ना, ठीक है ना, मेन में, ठीक है ना, मेन मुख्यतः कहेंगे कि जो आपका विभव मापी का मेन यानी मुख्यतः यूज होता है ना, वह आपका विभव सेल का जो ईएमएफ होता है उसका मान ज्ञात करने में या उसका तुलना करने में। तो आप लोगों से एग्जाम में सवाल बन सकता है कि विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो आपको याद करना है कि विभव मापी में ही आपका विद्युत वाहक बल मापा जाता है। यह मत समझिएगा ना कि विभव मापी है तो विभव लगा, मतलब विभव है यहाँ पर, हम मापी मैंने मापना, तो विभव को मापता है। तो यह मत समझिए कि विभव मापी विभव को मापता है, नहीं, यह गलत है। विभव मापी जो है वह आपका सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ना, ईएमएफ, इसको ज्ञात करने में क्या होता है, इसका यूज किया जाता है। वहाँ लिखा हुआ है, देखिए उपयोग में 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करने, मतलब कि तुलना करने में आपका विद्युत वाहक बल का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका क्या है 2 नंबर में कि 2 सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है ना, इसका हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका देखिए मेन यह नहीं है ना कि आप ओनली विद्युत वाहक बल ही ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेन मुख्यतः, ठीक है ना, मुख्यतः क्या है कि विभव मापी का जो यूज होता है वह आपका सेल के ईएमएफ ज्ञात करने में होता है, मेन मुख्यतः। लेकिन एकरा से हम क्या कर सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोधो ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड नंबर लिखेंगे विद्युत वाहक बल मापने में, तो यह इसका यूज है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल, इसको मापने में विभव मापी का यूज होता है, विभव का नहीं, ठीक है ना। विभव जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, समझ गए। विभव जो होता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, लेकिन जो सेल का ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल होता है, उसको हम विभव मापी से मापते हैं। तो पूरा हो गया। इसके बाद अब बचा जाए तो कौन, वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, इसके बाद देखेंगे। तो जल्दी इसको नोट करिए। अब हम लोगों को पढ़ना है धारा मापी। आप लोगों को पूरा पढ़ा चुके हैं विभव मापी क्या होता है, ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। अब यहाँ से धारा मापी और एमीटर या अमीटर, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका काफी ज्यादा 1 नंबरिया में आता है, पहले ही आप लोग देखे होंगे कि आप लोग जो हम सुपर 40 सीरीज में 1 नंबरिया करा रहे हैं, काफी ज्यादा एक सवाल आता है, काफी ज्यादा। तो आज के बाद अब सवाल फंसेगा नहीं, क्योंकि पूरा यहाँ पर लिखे दिए हैं।
देखिए धारा मापी यानी ग्लेनोमीटर। ग्लेनोमीटर क्या होता है, देखिए धारा मापने में दो गो यंत्र का उपयोग होता है, वो धारा मापी एगो होता है एमीटर, चाहे अमीटर कुछ भी कहिए, ठीक है ना, हम इसको एमीटर ही बोलते हैं। बाकी देखिए आप लोगों के एग्जाम में दुइये गो नाम यूज होगा, या तो एमीटर या तो अमीटर, मतलब ऐसे लिखा रहेगा, दोनों में से कौन एक के यूज होगा। दोनों का मतलब क्या होता है, एक के होता है। तो धारा मापने के लिए दो गो यंत्र का उपयोग होता है, वो धारा मापी एगो एमीटर। धारा मापी में जानते हैं क्या होता है, ये बहुत कम, ठीक है ना, बहुत कम धारा को मापता है, ठीक है ना, बहुत कम नगण्य, ठीक है ना, जिसको कहेंगे मिली, मतलब कि मिली माइक्रो में कहेंगे ना, सबसे कम जो धारा मापता है ना वो आपका धारा मापी यानी ग्लेनोमीटर में मापा जाता है। जो हम लोग के घर में धारा बहता है ना, मतलब जो उच्च धारा बहता है, तो इसको मापने के लिए एमीटर का उपयोग में लाया जाता है। तो आप लोगों से यदि एग्जाम में ये पूछ लेता है ना कि धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो आपको आंसर मारना है एमीटर। क्या मारना है, एमीटर, धारा मापी नहीं मारना है, समझ लीजिए। आप लोग एग्जाम में यदि पूछता है कि धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं, तो आपको मारना है एमीटर, धारा मापी नहीं मारना है, ठीक है ना। धारा मापी में बहुत कम धारा मापता है, ठीक है ना, बहुत कम, जिसका यूज बहुत कम होता है, अधिकतर यूज एकरे होता है, ठीक है ना, एकरे यूज होता है। तो पूरा यहाँ पर समझा देते हैं बारीकी से। धारा मापी यानी ग्लेनोमीटर, यह एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है। विद्युतीय यंत्र कहने का मतलब जो नाम धारा उरा जाता होगा, जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, ये सब हो गया, ये सब क्या है, विद्युतीय यंत्र है। तो वही लिखा हुआ है कि यह एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में प्रवाहित होने वाली अल्प धारा का मान ज्ञात करते हैं। बोलो कि ये अल्प माने का बहुत कम धारा का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, मिली माइक्रो में ज्ञात होता है, ठीक है ना, धारा मापी में ज्ञात करते हैं। देखिए इसका संकेत होता है जी, ग्लेनोमीटर का जो संकेत होता है ना, ये क्या होता है, कैपिटल जी से एन रहेगा, एन रहेगा। होकर बाद इसका कुछ रिजल्ट लिखे हैं कि धारा मापी के सिरों पर प्लस तथा माइनस का चिन्ह नहीं होता है। देखिए जिस तरह आप लोग सेल देखे होंगे, सेल में क्या होता है, वो प्लस रहता है, वो माइनस रहता है, तो वैसे एकरा में नहीं होता है। धारा मापी में ओनली क्या रहता है, जी रहता है, जी। जहां जी दिखाई दिया तो आपको समझना है क्या लगा हुआ है, ग्लेनोमीटर लगा हुआ है, धारा मापी लगा हुआ है। धारा मापी में प्लस तथा माइनस का चिन्ह नहीं होता है, समझ गए ना, क्या होता है, चिन्ह नहीं होता। धारा मापी पूरा क्लियर हो गया। और एक बात समझिए कि यदि धारा मापी में हम लोग हाई करेंट, ठीक है ना, उच्च धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो जल जाएगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा। धारा मापी में ओनली कम से कम धारा मापने के लिए, ठीक है ना, इसका उपयोग में लाया जाता है। यदि आप लोग इससे उच्च धारा सोचेंगे कि उच्च धारा माप ले, आप लोग सोचेंगे ना कि उच्च धारा तनी माप के देखते हैं, तो जल जाएगा, क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जैसे आपके घर में जो बल्ब लगा है उसका एगो पावर है कि वह 240 वोल्ट तक ही बर्दाश्त कर सकता है, और उसको 11,000 जो आता है ना, उस ठेका दीजिएगा ना, तो बल्ब ब्लास्ट कर जाएगा। तो वही यहाँ पर क्या है, बल्ब जल जाएगा। तो वही एक में कहानी है कि धारा मापी में धारा मापना है तो बहुत कम धारा ही आप माप सकते हैं। ज्यादा के फेरा में रहिएगा, यंत्र वो जल के राख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। अब उसके बाद आता है क्या, एमीटर। क्या आता है, एमीटर। एमीटर में देखिए क्या है, यह एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम धारा मापते हैं। आप लोग बोलिए दिए, यदि एग्जाम में पूछता है कि धारा किस यंत्र से मापते हैं, तो एमीटर से। लेकिन एमीटर में याद रखिएगा कि एमीटर एक धारा मापी का ही रूप है, बस उसका रेंज बढ़ा दिया गया है। क्या है, रेंज बढ़ा दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। एक धारा मापी ही है, बस धारा मापी में कम धारा मापता था तो वो कर थोड़ा सा लिमिट बढ़ा दिया गया, रेंज बढ़ा दिया गया, तो आपका एमीटर हो गया, बस। और यह सदैव परिपथ की शाखा या घटक के से यह वाला कतई जहर है, ई वाला लाइन, यह परिपथ की शाखा या घटक के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिसमें धारा मापनी है। आप लोगों से पूछा जाता है कि मान लीजिए कि ए मीटर से हम लोग धारा मापते हैं, तो ए मीटर को परिपथ के किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, कि दोनों में, कि नॉन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है कि जिस परिपथ में हमको धारा मापना है, यदि मान लीजिए कि जिस परिपथ में धारा को मापना है, तो ए मीटर को क्या में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है ना, और काफी ज्यादा वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा कि ए मीटर को हमेशा
धारा मापना है तो श्रेणी क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा, यहाँ लिख दिए हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसा होता है कि हमको बार बार फोकस करना पड़ता है, ताकि देखिए एग्जाम में ज्यादा इसमें क्वेश्चन हिट करता है। 2 हिट करेगा कि ए मीटर से क्या मापते हैं, धारा। दूसरा चीज है ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। 2 सवाल हमेशा हिट करता है। ओकर बाद देखिए यहाँ कुछ रिजल्ट लिखे हैं कि ए मीटर का प्रतिरोध जितना, ठीक है ना, जितना कम होगा उसका पठ्यांक उतना ही शुद्ध होगा। ये आप लोगों से पूछेगा कि ए मीटर का पठ्यांक शुद्ध करने के लिए प्रतिरोध को क्या करना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, कि मतलब कि सी दे देगा कि मतलब कि ज्यादा ही रखना चाहिए, चाहे मतलब कि कम रखना चाहिए, कुछ ऑप्शन देगा और डी में देगा नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग याद रखिएगा, यदि आप लोग ए मीटर में एकदम एग्जैक्ट एकदम रियल धारा जितना आ रहा है उतना ही आप लोग मापना चाहते हैं तो इसका प्रतिरोध बहुत कम करना पड़ेगा, 0 के बराबर, नगण्य के बराबर करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये वाला कि ए मीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा उसका पठ्यांक उतना ही शुद्ध होगा। मान लीजिए कि ए मीटर का प्रतिरोध एओ का 4 ओम है और एओ का 1 ओम है, तो पूछेगा कि एक ए मीटर का प्रतिरोध 4 ओम है और एओ का 1 ओम है, तो दोनों में से कौन ज्यादा शुद्ध मापेगा, तो जौना का प्रतिरोध कम होगा ना वो ज्यादा एग्जैक्ट रियल मान देगा। समझ गए ना, क्लियर हो गया होगा। बी नंबर में क्या है कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अब देखिए आदर्श ए मीटर नाम का इसको काहे पड़ा कि आदर्श ए मीटर, आदर्श ए मीटर का मतलब कहने का मतलब है कि आदर्श ए मीटर में जो धारा होता है ना, धारा का एकदम शुद्ध मान निकाल के दे देता है, तो इसीलिए इसका प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। कोई भी देखिए कोई भी व्यक्ति क्या होता है, आदर्श कब होता है, जब सभी के नजरों में क्या होता है, जब सभी के नजरों में उसकी अच्छाई रहता है, चाहे वो अच्छा काम करता है तो उसको लोग आदर्श मानने लगते हैं। तो यह ए मीटर आदर्श काहे हुआ, क्योंकि इसका प्रतिरोध 0 है, यह एकदम शुद्ध मान निकाल के देगा, तो इसको बोला गया आदर्श मीटर। इसका प्रतिरोध क्या हो गया, 0 हो गया। ओकर बाद देखिए सी नंबर में क्या है कि ए मीटर का पठ्यांक परिपथ में बहने वाली वास्तविक धारा से हमेशा कम होता है। कहने का मतलब है ना कि परिपथ में जितना धारा आता है ना ओकरा से हल्का फुल्का कम मापता है। जैसे मान लीजिए कि हम विक्रमगंज पूरा एगो नदी है, ठीक है ना, गाहे नदी है, आप लोग के गांव में पानी जा रहा है, तो हम यहाँ से जितना पानी छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा थोड़े आप लोग गांव में पहुंच जाएगा, नहीं ना पहुंचेगा, कुछ रास्ता में क्या होगा, सूखेगा। तो वैसे ही एकड़ों में कहानी होता है, क्या होता है, वैसे ही एकड़ों में कहानी होता है कि जो ए मीटर का जो पठ्यांक होता है कितनो शुद्ध मापेगा ना, कितनो शुद्ध मापेगा, तो यह रियल धारा से हल्का सा कम होगा, ठीक है ना, हल्का सा कम होगा, लेकिन पूरा एग्जैक्ट नहीं बता सकता है, क्योंकि परिपथ में समझिए कि धारा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ खर्च होगा। तो वही बात यहाँ पर है कि आपका ए मीटर का जो पठ्यांक परिपथ में बहने वाली वास्तविक धारा से हमेशा कम होता है, हल्का फुल्का कम होगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं देगा, हल्का सा कम होकर करेगा। एग्जाम्पल दे दिए हैं, यहाँ से मान लीजिए नदी में पानी छोड़े आप लोग गांव में पहुंच रहा है, तो रास्ता में कुछ सूखेगा, तो वैसे ही क्या होता है, कुछ हल्का सा कम होता है। तो अब आप लोग देखिए ग्लेनोमीटर, ए मीटर खत्म हो गया, आपका विभव मापी खत्म हो गया, आपका हीट स्टोन ब्रिज खत्म हो गया। अब बचा है एगो वोल्ट मीटर, क्या है, वोल्ट मीटर। एकरा में और याद रखिएगा कि ए मीटर में जो होता है ना शंट के प्रतिरोध से हमेशा पठ्यांक कम होता है इसका, ठीक है ना। एक हम लोग याद रखिएगा कि ए मीटर का जो पठ्यांक होता है ना वह शंट से क्या होता है, कम देता है, शंट से, शंट लिखवा देंगे क्या होता है। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर, ठीक है ना, बस वही लास्ट बचा है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट। तो आप लोग बस इसको नोट कीजिए, चलते हैं वोल्ट मीटर पर, जल्दी नोट कीजिए। देखिए लास्ट हम लोग पास बचा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर देखिए क्या है, बस इसे समझिए ना कि वोल्ट मीटर का जो उपयोग होता है वह आपका 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में होता है। देखिए ये सब सवाल 1 नंबर में पूछेगा, 100% पूछेगा कि विभव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर, ठीक है ना। ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल मापने के लिए तो विभव मापी, धारा मापने के लिए ए मीटर। ये सब चीज को याद रखिएगा, डायरेक्ट समझिए कि आप लोग को 1 नंबर मुफ्त में मिलेगा, एकरा में कोनो लॉजिक कोनो कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, बस याद रख लेना है। देखिए वोल्ट मीटर क्या है समझाते हैं यहाँ से। यह एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम इसके सिरों पर विभवांतर को मापते हैं। क्लियर कि जो वोल्ट मीटर का उपयोग होता है 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए क्या होता है, उपयोग में लाया जाता है।
और इसे परिपथ के उस घटक में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए जो आपका वोल्ट मीटर होता है ना, इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जो ए मीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में, ए मीटर को श्रेणी क्रम में। इसका यह होता है V से, ए मीटर का ए से होता है, ठीक है ना। ए मीटर का क्या होता है? ए से होता है। यहाँ ए रहेगा तो ए मीटर, V रहेगा तो वोल्ट मीटर। रिजल्ट में आइए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसका पठ्यांक उतना ही शुद्ध होगा। मतलब सब उल्टा है, सब आपका ए मीटर से क्या है? उल्टा है। ए मीटर में क्या कह रहा था कि प्रतिरोध जितना कम होगा वह उतना ही शुद्ध मापेगा। एकरा में क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा यह उतना ही शुद्ध मापेगा। बताइए क्या सवाल है। मतलब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसका पठ्यांक उतना ही शुद्ध होगा, और इसी वजह से आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कि प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो इसका पठ्यांक क्या होगा? शून्य होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। अनंत काय होता है? अब मालूम चला, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत काय होता है? क्योंकि प्रतिरोध इसका ज्यादा होगा तो अभी यह पठ्यांक शुद्ध माप पाएगा, तो इसीलिए इसका प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। वोल्ट मीटर का पठ्यांक हमेशा वास्तविक मान से कम होता है। वही बात है, ठीक है ना। कुछ रास्ता में इन्हें उन्हें खर्च हो जाता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कम ही ना आएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है कि वोल्ट मीटर का जो पठ्यांक होता है हमेशा वास्तविक मान से कम होता है। अब इसके बाद देखिए, अब एक बात जानते हैं, सवाल एक आता है सुग्राहिता वाला, क्योंकि जो स्टूडेंट लास्ट तक क्लास को देखता है ना उसी को तो मेन मक्खन मलाई मिलेगा। बात आता है सुग्राहिता। सुग्राहिता आखिर क्या होता है, कैसे बढ़ाएंगे, आप लोग को यहीं पे बताते हैं, ठीक है ना। याद नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट समझ जाना कि सुग्राहिता कैसे निकालते हैं और कैसे क्या होता है, बस एक बार सीख जाइए, ठीक है ना। ओकरा बाद याद नहीं करना है, ओकरा बाद हमेशा ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप लोग बताते हैं सुग्राहिता क्या होता है। देखिए सुग्राहिता मतलब होता है लगे तुरंत विक्षेप, ठीक है ना। देखिए सुग्राहिता, मान लीजिए कहीं मतलब आप रूम में बैठे हैं और कहीं थोड़ा सा भूनू भूनू आवाज मिल रहा है बात का, तो आपको लग रहा है कोनो बात कर रहा है। इसका मतलब कि कान का सुग्राहिता क्या है? तेज है। आप लोग तुरंत पकड़ पा रहे हैं कि ना कोनो वहां पे बात कर रहा है। चाहे थोड़ा सा भी हल्ला गुला होता है तो आप लोग पता चल जाता है कि नहीं, तो इसका मतलब कि आपका कान का सुग्राहिता क्या है? तेज है। आप थोड़ा सा भी एने ओने हो रहा है ना तो आपको कान मतलब कि पता मतलब बता दे रहा है कि हाँ नहीं कुछ गड़बड़ है, तो इसी को बोलते हैं सुग्राहिता। मतलब कि थोड़ा सा ही विक्षेप होगा ना तो मालूम कर देगा कि नहीं विक्षेप हुआ है, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं सुग्राहिता। सुग्राहिता क्या होता है? देखिए सुग्राहिता बताने से पहले विभव प्रवणता बताते हैं, ठीक है ना। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, देखिए जौना के नाम में प्रवणता लग जाएगा, जौना के नाम में, ट्रिक समझिएगा। अब यहाँ चालू होता है ट्रिक है। अब समझिए, यदि विभव प्रवणता कोनो के नाम में प्रवणता लग जाएगा तो बस ओकरे में दूरी से डिवाइड कर देना है। बोलिए मेरे साथ, जौना के नाम में प्रवणता लगेगा बस ओकरे में दूरी से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए बोलेगा त्वरण प्रवणता, तो त्वरण में दूरी से डिवाइड कर दीजिए। बोलेगा बल प्रवणता, तो बल में दूरी से डिवाइड कर दीजिए। बोलेगा ऊर्जा प्रवणता, तो ऊर्जा में दूरी से डिवाइड कर दीजिए। बोलेगा प्रतिरोध प्रवणता, तो प्रतिरोध में दूरी से डिवाइड कर दीजिए। मतलब जौना के नाम के आगे लगाएगा प्रवणता बस ओकरे में क्या करना है? दूरी से डिवाइड कर देना है। तो विभव का संकेत क्या होता है? भी, और प्रवणता में क्या होता है? दूरी से डिवाइड होता है। हो गया ना। तो जो आपका सुग्राहिता होता है, समझिएगा, जो आपका सुग्राहिता होता है ना बाबू लोग, यह आपका क्या होता है कि विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। विभव प्रवणता का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। देखिए क्या होता है? विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। बस ई वाला आपको क्या करना है? ट्रिक याद रखना है। बस यह ट्रिक याद रखिए। ओकरा बाद सुग्राहिता से एको सवाल नहीं बचेगा, एको सवाल, एक एक सवाल का आप लोग चुन चुन के ऊपर आप लोग क्या करिएगा? ऊपर आप लोग सुरमा बना दीजिएगा, सुरमा।
बस यही कंसेप्ट है। जो सुग्राहिता होता है वह विभव परिवर्तक का होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जितना सवाल आता है ना सब एक पे आता है। आइए यहाँ पर अब आप लोगों को दिखाते हैं कैसे। सुग्राहिता को मान लेते हैं, जानते हैं क्या? सुग्राहिता को मान लेते हैं कौन छोटा ओटा में एस मान लेते हैं। मान लीजिए सुग्राहिता को क्या कर लेते हैं, एस मान लेते हैं। चलिए ठीक है ना, तो एस देखिए विभव प्रवणता का सूत्र क्या है, V बटा में L है ना, तो V बाटा में L करेंगे तो L कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हमारा S समानुपाती का हो जाएगा L बटा में V। तो देखिए जो हमारा इस सुग्राहिता है, S मतलब क्या, सुग्राहिता। तो जो हमारा सुग्राहिता है वह लंबाई की क्या है, लंबाई एकदम आमने सामने है। और आमने सामने को बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, आमने सामने को बोलते हैं समानुपाती। यानी लंबाई बढ़ाइएगा तो सुग्राहिता भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा सुग्राहिता, यहाँ लिख दे रहे हैं आपका लंबाई, ठीक है ना, लंबाई। देखिए यहाँ सुग्राहिता को S और लंबाई को L। सुग्राहिता बढ़ेगा मतलब सॉरी लंबाई बढ़ेगा तो सुग्राहिता भी बढ़ेगा, और फिर आपका लंबाई घटेगा, ठीक है ना, तो आपका सुग्राहिता भी घटेगा। कैसे मालूम चल गया ना, ई वाला फॉर्मूला से। इसीलिए बोलते हैं क्लास को लास्ट तक देखिए, ताकि जितना मक्खन मलाई है ना सब आप लोग को दे दे लास्ट क्लास में। तो यह आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। बस ई वाला याद रखना है, सुग्राहिता विभव प्रवणता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस फॉर्मूला लगाइए, आंसर। ओकरा बाद कहिएगा सर एक नंबर ये करा रहे थे तो ओकरा में और ही वो सवाल आया था, कौन बता रहे थे। देखिए यहाँ पर सुग्राहिता को एस मान लेते हैं, ठीक है ना, तो एस बराबर ई फॉर्मूला है, एल बटा में बी आया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यह एल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एल बटा में बी होगा। तो एस समानुपाती क्या हो गया, एल बटा में क्या हो गया, भी हो गया ना। तो भी हो गया। तो अब यहां से देखिए भी का फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए हैं। भी का फॉर्मूला क्या पढ़ाए हम, आई आर पढ़ाए है ना, आई आर। तो यहाँ भी का फॉर्मूला आप लोग लगाइए, एल बराबर आई आर हो गया ना। एक आपको आर का फॉर्मूला पढ़ाए थे, आर का फॉर्मूला पढ़ाए थे, रो एल अबाटा में ए, यहाँ रख दीजिए। तो एस समानुपाती एल अबाटा में आई। आर का मान क्या है, रो एल अबाटा में ए। पूरा ऊपर जाएगा, जानते हैं क्या आएगा, पूरा ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा एल गुना ए अबाटा में आई गुना रो गुना एल। तो अब देखिए एल से एल कटेगा ना। तो अब यहाँ देखिए जो सुग्राहिता है वह हमारा एरिया का, देखिए धारा का यह प्रतिरोधकता का छोड़ दीजिए अभी मैटर। जो हमारा अभी सुग्राहिता आया है यह एरिया का आया है, आमने सामने है। तो हमारा सुग्राहिता का है, एरिया के भी समानुपाती है। समझ गए, एरिया का है, समानुपाती है। मतलब लंबाई बढ़ाइएगा सुग्राहिता ही बढ़ेगा, एरिया बढ़ाइएगा, यहाँ लिख देते हैं कि एरिया बढ़ाइएगा तो सुग्राहिता भी बढ़ेगा, हाँ एरिया घटाइएगा तो आपका सुग्राहिता भी घटेगा। बताइए, पूरा फॉर्मूला से एकदम क्लियर कर दिए। अब आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये फॉर्मूला लगाइए, बाकी ये सब फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा। बस फॉर्मूला से क्या करना है, समझ लेना है। मान लीजिए अभी आप लोग याद करिएगा तो कितना चीज याद करिएगा, कितना चीज, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री का और ही सब्जेक्ट होगा, सबको याद करना है। तो याद बहुत कम होता है, ठीक है ना। दिमाग में कितना चीज याद रखिएगा, याद करिएगा, भूलना तो फिक्स है, भूलिएगा। तो इसको फॉर्मूला से बस ये वाला फॉर्मूला याद रखिए कि सुग्राहिता का होता है विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बस फॉर्मूला ये सब तो आप लोगों को याद है, बस फॉर्मूला लगाते जाइए और कॉन्सेप्ट निकालते जाइए बस। तो आपका सुग्राहिता वाला सवाल भी खत्म हो गया। अब यहां से जानते हैं, थोड़ा सा आते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक पर, ठीक है ना। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, चालक के लिए क्या होता है, अर्धचालक के लिए क्या होता है, लिखवा देते हैं। क्योंकि इससे जानते हैं क्या होगा कि एग्जाम में कितनों घुमाएगा, जो पढ़ा रहे हैं ना उसका लेवल से नीचे रहेगा। तो जल्दी इसको नोट कीजिए, आते हैं उसी पर। आप लोगों के सामने लास्ट फॉर्मूला लिखे हैं कि प्रतिरोध पर ताप प्रभाव का समीकरण, मतलब कि प्रतिरोध पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, चालक के लिए, अर्धचालक के लिए, कुचालक के लिए, सारा लिखे हैं। तो यह सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला है, R इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल।
थीटा देखिए यहाँ थीटा कोण का नहीं है, यहाँ थीटा का मतलब है ताप। मतलब कि देखिए जब शुरुआती ताप था तो प्रतिरोध R नॉट था, और जब थीटा मान लीजिए कि आपका जो ताप है 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, 273 केल्विन हो गया, तो यदि उस केस में रहता है थीटा, जब लास्ट फाइनल हो जाता है तो उस केस पे आपका प्रतिरोध क्या है, R है। समझ गए ना। जो आपका शुरुआती ताप है, ठीक है ना, ओकरा पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा मतलब क्या, ताप। तो शुरुआती ताप पर जो प्रतिरोध है वो R नॉट है। हाँ, शुरुआती से जब मान लीजिए बढ़ते 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 वो निश्चित तक पहुंचेगा तो थीटा फाइनल मतलब कि लास्ट ताप पर उसका जो प्रतिरोध है R है, तो उसका समीकरण यह होता है, ठीक है ना। यह जो आपका अल्फा है यही आपका है प्रतिरोध ताप गुणांक, एक बारे में पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिए हैं पदार्थ प्रतिरोध ताप गुणांक, यहाँ ताप क्रम में वृद्धि। यहाँ देखिए पदार्थ मतलब धातु के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब अल्फा का मान क्या होता है, धनात्मक होता है प्रतिरोध। और यहाँ देखिए पदार्थ लिखे हैं धातु, तो धातु के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इस केस में क्या होता है, ताप बढ़ जाता है, ठीक है ना, ताप का होता है बढ़ता है। ओकरा बाद क्या है, अर्धचालक है। हाँ, तो अर्धचालक के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, निगेटिव होता है। और इस केस में ताप क्रम में क्या होता है, डिक्रीज होता है, कमी होता है। ओकरा बाद ठोस अधातु मतलब कुचालक के केस में प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, शून्य होता है। हाँ, ये इसमें ताप क्रम पे कोनो इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ गए। तो याद रखिएगा ठोस अधातु के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, शून्य होता है, और यह ताप पे डिपेंड नहीं करता है। ओकरा बाद विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, निगेटिव होता है। इस केस में तापमान क्या होता है, घटता है। तो ये कुछ मतलब विशेष VVI है जो कि हम लिख दिए हैं, आपको याद कर लेना, ठीक है ना, याद कर लेना है। जैसे देखिए आप लोगों को ट्रिक से भी हम बताए थे, ठीक है ना, ट्रिक से ही बताए थे। और इसको बस याद रखना है कि धातु का मान लीजिए कि तापक्रम बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि धातु का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है, तो तापक्रम क्या होता है, बढ़ता है। ओकरा बाद और चालक में याद रखिएगा कि ऋणात्मक होता है और तापक्रम वृद्धि का होता है, वो भी आपका घटता है। आपका ठोस अधातु में क्या होता है, शून्य होता है। जहां तक उम्मीद है ना कि आप लोग के एग्जाम में, ठीक है ना, यही वाला आ सकता है। यह देखिए ज्यादा क्वेश्चन हार्ड बनाएगा ना तो ये वाला आएगा, इसलिए सारा चीज बताना मेरा काम है। तो ठोस अधातु में क्या होता है, शून्य होता है, ताप गुणांक अल्फा का मान शून्य होता है। अधातु में याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे कि अधातु में प्रतिरोध ताप गुणांक का मान होता है, तो याद रखिएगा कि ठोस अधातु में प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है, शून्य होता है, और यह ताप पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद ये वाला लिखिए दिए हैं सारा। तो अब आपका इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरह से समाप्त है, ठीक है ना। अब जो वीडियो है उसको मैराथन के द्वारा एक दो डाल देंगे, जो और बचल कुचल होगा, लेकिन इतना में आपका पूरा करंट खत्म है। उसके बाद अब जानते हैं, अब कल से आपका आएगा मैग्नेट। तो मैग्नेट के लिए रेडी रहिएगा। मैग्नेट को कम से कम 5 से 6 वीडियो में कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए, और फिर मॉडर्न। तो मिलते हैं मैग्नेट के क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।